जब मैं 2007 में दिल्ली आई तो आंखों में सपने तो हजार थे, लेकिन जो बनने का सपना मैं लेकर के आई थी उसके लिए बहुत कुछ चाहिए था। एक गिलास सत्तू में पूरा दिन गुजार देती, दिन भर अलग अलग जगह जा रही हूँ, अपने रिज्यूम दे रही हूँ। हर रोज मैं सफर करके बस से जाती थी फिल्म सिटी 16A, जहाँ की फिल्म सिटी में तमाम न्यूज चैनल हैं। बसों में सेक्सुअल अब्यूज का भी मैं शिकार हुई, क्योंकि आप खड़े हैं, आप या तो रॉड पकड़े हैं या कुछ नहीं पकड़े हैं, लोगों के बीच में अपना बैग लेके खड़े हैं, आपके बॉडी पार्ट्स को छुआ जा रहा है। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। 8 एंकर्स लगभग वहां पर चुनी गई थी, ज्यादातर फीमेल ही थी, जिनमें से कि एक मैं भी थी। न्यूज नेशन और जी जैसे ब्रांड में भी काम करने का मौका मिला। कंप्रोमाइज अगर मैंने नहीं किया न्यूज चैनल जैसे न्यूज इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री में होते हुए भी, तो मुझे नहीं पता मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन हूं या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कोई मुकाम हासिल किया है या नहीं, छोटा या बड़ा। मैं किसी के लिए कुछ भी मायने रखती हूं या नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की मुझ जैसा बनना चाहती है, मुझे टेक्स्ट करके, मुझे सोशल मीडिया पर ये पूछ के कि मैम मैं आपके जैसा कैसे बन सकती हूँ, अगर वो इस तरह के सवाल अपने जहन में रखती है या मुझसे पूछती है, अगर कोई एस्पिरेंट ये कहता है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मैम प्लीज गाइड मी, या फिर अगर कुछ मुट्ठी भर लोग ही सही लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ, छोटी या बड़ी जो भी सही, तो ये मेरे लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी जीत है। मैं कह सकती हूँ कि छोटी ही पहचान सही, लेकिन हाँ मैंने कुछ लोगों का विश्वास जरूर जीता है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता जिया है, एक जर्नलिस्ट की पहचान है और मैं पिछले 15 सालों से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में एंकर और रिपोर्टर के तौर पर कार्यरत हूँ। कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष की कहानी। तो मैं कोई इकलौती नहीं हूँ जिसने जिंदगी में कुछ संघर्ष किया हो कुछ पाने के लिए। मैं इकलौती नहीं हूँ जिसने बिना खाए पिए, बिना सोए अपने दिन रात गुजारे हूँ अपने स्ट्रगल के दौरान। और मैं इकलौती नहीं हूँ जो कि छोटे शहर से आके मेट्रो शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए सालों तक जद्दोजहद की हो। हम छोटे शहर से आए मिडिल क्लास फैमिली के लाखों लोगों की यही कहानी होती है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, जॉब्स की कमी, एक सीट के लिए अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो उस पर 20,000 25,000 लोगों की दावेदारी, हर जगह धांधली, सिस्टम में तमाम तरह के ग्लिचेस और उसमें हर रोज आपका संघर्ष। जब मैं 2007 में दिल्ली आई तो आंखों में सपने तो हजार थे, लेकिन जो बनने का सपना मैं लेकर के आई थी उसके लिए बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन जब मैं आई तो ना ही मेरे पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, ना ही मैं कोई टॉपर थी, ना ही मैं बहुत खूबसूरत थी, और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड था, यानी कि कोई बैकअप भी नहीं था। दूर दूर तक कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला इस फील्ड में नहीं था कि मैं उससे कुछ हेल्प मांगूं या ये भी कह सकूं कि कम से कम मेरी सीवी आगे बढ़ा दो कि एक इंटरव्यू ही मैं दे पाऊं। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास कुछ था तो वो था कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो जाए, मुझे जो मैं बनने आई हूं वो बनना है, मुझे खाली हाथ यहां से वापस नहीं जाना है। मम्मी पापा दोनों टीचर, यानी कि लॉट्स ऑफ उसूल और बहुत सारी पाबंदियां। ग्रामीण बैकग्राउंड होने की वजह से और गांवों से जुड़े होने की वजह से मम्मी और पापा दोनों की ही साइड से काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां थी, काफ़ी ज़्यादा उसूल थे, सबका आना जाना था, तो सबको पता होता था कि किसके बच्चे क्या कर रहे हैं और सबकी दखलंदाजी भी होती थी। जब डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी के अलावा कुछ सोचा ही ना जा रहा हो परिवारों में, टीचिंग के अलावा कुछ सोचा ही ना जा रहा हो, वैसे में अगर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की होगी तो मुझे किस तरह के रिस्पॉन्स मिले होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। बट यस, आई वॉज फॉर्चुनेट कि आखिरकार लंबे चले डिस्कशन के बाद मुझे हरी झंडी मिल गई कि हाँ मैं दिल्ली जा सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ। साथ में मम्मी आई, 2-3 दिन तक थी, उन्होंने मेरी चीज़ों को सेटअप किया, यहाँ पर कमरा लिया गया एक रूममेट के साथ। 4 महीने मैं उसके साथ रही, उसके बाद कुछ महीने मैं अपने कुछ रिलेटिव्स के पास रही और उसके बाद फाइनली इंडिपेंडेंट। और शायद मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो कि किसी प्राइवेट जॉब के लिए, उसमें भी इस तरह की जॉब के लिए अपने घर से, अपने गांव या अपने छोटे शहर, अपने कस्बे से निकलकर एक मेट्रो शहर में गई और अपने पैशन को फॉलो करने का उसको मौका मिला। तो मेरी स्टडी ऐसी जगह से हुई थी जहां लोग शुद्ध बोल तक नहीं पाते थे।
मैं बात कर रही हूँ बिहार के छपरा जिले की, जहाँ की ज्यादातर लोग अशुद्ध इस तरह से बोलते थे जैसे कि वही सही है, उसी को वो दिन रात बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है या वो पता करना ही नहीं चाहते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग कितना गलत है। मुझे श्वेता नहीं, मुझे श्वेता बुलाया जाता था। घोड़ा जा रहा है को घोड़ा जा रहा है इस तरह से बोला जाएगा, सड़क को सड़क बोला जाएगा, वेरी गुड को वेरी गुड बोला जाएगा। और हम सब उसके आदी थे, हमें क्या मालूम कि सही प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। और ऐसा शख्स आगे अगर न्यूज एंकर बनना चाहे तो सोचिए कि उसके लिए कितनी टफ ये चीज हो सकती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना बीत चुका था और घर वालों से, खासकर पापा से मैं ये कहकर आई थी कि सिर्फ मुझे 10,000 रुपये चाहिए 2 महीने। रूम का रेंट 3,000 था, जिसमें 1,500 मुझे देना था, 1,500 जो रूममेट थी उसको देना था। बाकी जो बिजली का खर्च, पानी का खर्च, खाने का खर्च, इधर उधर जाने आने का खर्च, वो सब मिलाकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, 2 महीने का मुझे वक्त दीजिए, अगर इसमें मैं नहीं अपने फील्ड में जॉब पाती हूँ मैं वापस लौट आऊँगी। 2 महीना बीतने को था। हर रोज़ मैं सफ़र करके बस से जाती थी फिल्म सिटी 16A, जहाँ की फिल्म सिटी में तमाम न्यूज़ चैनल हैं। इसके अलावा भी दिल्ली, नोएडा के अलग अलग इलाकों में भी कुछ और न्यूज़ चैनल्स थे, वहाँ भी मैं बस से सफ़र करके जाती थी। और इतने धक्के खाना, इस तरह के एक्सपीरियंस लेना, ये जो लाइफ में चीज़ें आई थी अचानक, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करने वाली थी और आपको डीमोटिवेट करने वाली थी। कुछ रूट की बसों में यहाँ दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि आप बस की रॉड को भी पकड़ के खड़े नहीं हो सकते थे। आप बस किसी तरह से अपने बैग को पकड़ के खड़े हैं, आजू बाजू इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना शोर है, इतने लोग हैं और हर बस स्टॉप पे इतने लोग उसमें ठूसे जा रहे हैं, उतरे जा रहे हैं कि आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आपका स्टॉपेज कहाँ है, कितनी दूर में आ रहा है, आप आगे तो नहीं निकल जाएं, आप हिल डुल भी नहीं सकते। और उस दौरान वाकई ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो कि मैं उसको याद नहीं करना चाहती। बसों में सेक्सुअल अब्यूज़ का भी मैं शिकार हुई, क्योंकि आप खड़े हैं, आप या तो रॉड पकड़े हैं या कुछ नहीं पकड़े हैं, लोगों के बीच में अपना बैग लेके खड़े हैं, आपके बॉडी पार्ट्स को छुआ जा रहा है, आपको नहीं पता कि कौन छू रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने सकड़े में आप हैं, आप वहाँ रिएक्शन नहीं दे सकते, आप सिर्फ आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं या आप गुस्सा कर सकते हैं, आप चिल्लाएंगे भी तो आपकी आवाज़ उस शोर में खो जाएगी। बसों में पॉकेट भी काटा गया मेरा, मैं किस तरह से फिर उस दिन घर पहुंची, किस तरह से इंतज़ाम किए, वो भी एक अजीब ही कहानी है। और भी कई तरह की बदतमीजियाँ, कई तरह की ऐसी चीज़ें जो कि दिल्ली आने के बाद मुझे ऐसा लगा था ये कौन सी दुनिया है, ये एक अलग ही प्लेनेट है, यहाँ कुछ अलग ही तरह के लोग रहते हैं। कई बार बसों में बीच में ही झगड़ा हो जाता था, मैं बीच में ही उतर जाती थी, ड्राइवर को चिल्ला करके, कंडक्टर को चिल्ला करके, और उसके बाद 5-6 किलोमीटर इतनी धूप में, कड़कड़ाती गर्मी में मैं पैदल चली जाती थी। जहाँ भी मुझे जाना होता था, पूछते पूछते एक नई जगह, एक नए शहर में पैदल ही चली जाती थी। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है पूरी तरह से, आपके पास पीठ पर बैग है, आप जॉब खोजने जा रहे हो, लेकिन ठीक है, ये सब चलता है। और इसकी शिकार मैं कोई अकेली नहीं थी। चाहे बसों के इंसिडेंट की बात करूं या इस तरह की लाइफ की बात करूं, इस तरह के स्ट्रगल की बात करूं, तो हज़ारों लड़कियां होती हैं, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं और सबकी अपनी कहानी होती है। तो 2 महीने बीत चुके थे फिल्म सिटी नोएडा सेक्टर 16A के चक्कर काटते हुए। तमाम न्यूज़ चैनल्स में मैं रिज्यूमे लगभग दे चुकी थी उनके रिसेप्शन पर, और वो कूड़े के बस्ते में डाले जा चुके थे। कहीं से कोई कॉल नहीं आई, लेकिन उम्मीद बाकी थी। तो अब आई सर्वाइवल प्रॉब्लम, यानी कि 2 महीने पूरे हो गए थे और 10,000 रुपये भी लगभग ख़त्म हो गए थे। तो वो दिन भी आया जबकि मेरे पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे और दिल्ली नोएडा जैसे शहर में मुझे 1 हफ्ता निकालना था। तो जैसा कि मैंने बताया कि पैदल चलना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया था। मैं सुबह 1 गिलास सत्तू घोल के पीती थी, वही सत्तू जो मम्मी ने घर से दिया था, यानी 1 गिलास सत्तू में पूरा दिन गुजार देती। दिन भर अलग अलग जगह जा रही हूँ, अपने रिज्यूम दे रही हूँ, साइबर कैफ़े में बैठ के अलग अलग मेल आईडी पे अपने रिज्यूम भेज रही हूँ। पूरा दिन निकल गया, शाम को आई, फिर 1 गिलास सत्तू पिया और सो गई। तभी अचानक एक दिन घर से फ़ोन आया कि नानी की तबीयत ख़राब हो गई है। अब ऐसे में मैंने तमाम अपनी जॉब की कोशिशों को एक साइड रखा, बिना कुछ सोचे समझे बस घर से अपना झोला उठाया, चल दी स्टेशन, वहाँ गई। जनरल बोगी का जो टिकट होता है, जो जनरल टिकट होता है, वो टिकट लिया। लोगों ने कहा कि महिला बोगी होती है उसमें चढ़ जाओ, बिना रिजर्वेशन के महिलाएं उसमें जाती हैं।
हालांकि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि शुरू में तो वहाँ महिलाएं ही थीं, जैसे जैसे स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ने लगी वो ठूस ठूस के पुरुषों से यानी कि मर्दों से पूरा जो डिब्बा था वो भर दिया गया। अब किस तरह से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, टॉयलेट की बदबू, इतनी जिल्लत भरी ठूस ठूस के मर्दों के बीच में जो महिलाओं की वहाँ हालत थी, गरीब बेचारी बहुत महिलाएं वहाँ थी जो कि मेरी ही तरह वहाँ संघर्ष कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, चिल्ला रही थी। उनके बीच में किसी तरह से वो जिल्लत भरी रात कटी और वो रात मेरे लिए आज भी जब मैं सोचती हूँ तो रोंगटे खड़ी कर देती है वो रात। खैर मैं घर पहुँची और घर वालों ने पूछा, हालांकि नानी की तबीयत की वजह से मैं 2-4 दिन वहाँ पर रही। जब वो थोड़ी ठीक हो गई तो मुझे वापस आना था। घर वालों ने पूछा कि तुम्हारे 2 महीने तो पूरे हो गए, अब तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा कि हाँ मुझे जॉब मिल रही है नेक्स्ट मंथ से। मैं थोड़ा सा झूठ थोड़ा सा सच बोल करके फिर वापस दिल्ली आ गई। तभी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जब तुम्हारे फील्ड में अभी जॉब नहीं मिल रही है तो तुम इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम क्यों नहीं कर लेती, वहाँ बात करने का तुम्हें मौका मिलेगा लोगों से। अभी भी तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, यानी कि सर्वाइवल प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुझे भी उनका सजेशन अच्छा लगा। उन्हीं में से किसी एक के ज़रिए मैं वहाँ एक प्लेसमेंट एजेंसी में गई और वहाँ वो लोग कुछ पैसे कट करते हैं जो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है और आपकी जॉब लगवाने में हेल्प करते हैं। एक जॉब मिल गई मुझे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में और मुझे वहाँ अमेरिकन प्रोसेस में काम मिला, तो इस वजह से नाइट ड्यूटी होती थी। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, 9,000 रुपये सैलरी मिलने लगी। और घर पे मैंने बता दिया सच्चाई कि हाँ अभी अपने फील्ड की जॉब नहीं मिल रही थी तो मैंने इसे ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो बता दिया, किसी और फैमिली मेम्बर को यानी परिवार के दूसरे जो हमारे चाचा बुआ सब लोग हैं उनको मत बताना, अपने फील्ड की जॉब मिले तो करो और नहीं तो ये ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ। ठीक है, मैं रात भर अमेरिकन प्रोसेस में कॉल सेंटर में कॉल पे बात करती थी। सुबह आती थी घर, फिर चेंज करती थी और उसके बाद निकल जाती थी जॉब सर्च करने के लिए अपने फील्ड में, यानी रात की ड्यूटी अलग और दिन की ड्यूटी अलग। फाइनली एक प्रोडक्शन हाउस से लगभग 8 महीने बाद कॉल आई फ्रीलांस एंकरिंग के लिए। वो लोग नए लोगों को हायर करते थे जिससे कि कम पैसे में वो अपना शूट निपटा लें। तो मैं जो ऑडिशन दे करके आई थी, इस वजह से मुझे कॉल तो आ गई, मैं गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो फ्रीलांस शूट करते हुए यानी फ्रीलांस काम करते हुए मैं अपनी ये जॉब नहीं चला पा रही थी। यानी कि एक तरफ आपको रात की ड्यूटी, दूसरी तरफ आप पूरे दिन वहाँ पर उनके द्वारा मेकअप होता था, सब कुछ होता था, लेकिन पूरे दिन आपका वहाँ पे चला जाता था। मुझे कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे और बाद में नींद ही नहीं आती थी जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता था। यानी मैं वहाँ से आई, चेंज किया, मेकअप रिमूव किया और वहाँ से चली जाती थी ऑफिस। लगभग साल बीता और उसके बाद मुझे एक न्यूज़ चैनल से कॉल आई, भोजपुरी न्यूज़ चैनल था। वहाँ पर मैं गई, ऑडिशन भी हुआ, इंटरव्यू भी रगड़ के हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। 8 एंकर्स लगभग वहाँ पर चुनी गई थी, ज़्यादातर फीमेल ही थी, जिनमें से कि एक मैं भी थी। और कह सकते हैं कि वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल से हासिल होती है, आप उसकी कद्र करते हो, आप उसमें जी जान से लग जाते हो। तो ये एक तरह से दिल्ली आने के बाद पहली ऐसी जॉब थी जो कि करने के मकसद से ही मैं अपने शहर को, अपने घर परिवार को, ऐशो आराम को छोड़ करके एक अनजान शहर में आई थी। धक्के खा रही थी, ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर रही थी, तमाम तरह की मुश्किलें बर्दाश्त कर रही थी। इसलिए मैंने इसमें 8-9 घंटे नहीं, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मुझे मौके भी बहुत अच्छे मिले। जो चैनल के कर्ता धर्ता थे, जो एडिटोरियल टीम देखते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनको लगा कि हाँ इसमें काम करने का जुनून है। कैपेसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, नॉलेज कितनी है मुझे नहीं पता, वो क्या सोचते थे, लेकिन हाँ काम करने का जुनून ज़रूर था। और मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा होने की पूरी कोशिश की। और चूँकि मेरी भोजपुरी अच्छी थी, ये भोजपुरी न्यूज़ चैनल था, तो एक पूरी टीम को भोजपुरी में एंकरिंग, जो कि एक अच्छी भाषा के तौर पर अभी तक कोई दूसरा न्यूज़ चैनल ऐसा था नहीं जो कि प्योर भोजपुरी में न्यूज़ प्रेजेंट करवाता हो, तो वो उन्हें ट्रेनिंग देने का भी मुझे मौका मिला, क्योंकि भाषा पर मेरी पकड़ अच्छी थी। और यहाँ काफ़ी प्राइम टाइम करने का भी मौका मिला, अच्छी खासी रिपोर्टिंग, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ कवर करने का भी मौका मिला। और वास्तव में मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ मुझे जो चाहिए था ये उसकी शुरुआत है।
इसके बाद कई नेशनल न्यूज़ चैनल में भी काम करने का मौका मिला। मैंने कभी एक दिन का भी इसके बाद ब्रेक नहीं लिया, छुट्टियां भले ली हों, ब्रेक नहीं लिया करियर से। न्यूज़ नेशन और जी जैसे ब्रांड में भी काम करने का मौका मिला। कई ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हुई, कई ऑड्स का भी सामना किया। हर बार खुद को साबित करने की भी जद्दोजहद मैंने अपने लाइफ में देखी कि जहाँ भी जाओ, जिस भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाओ, वहाँ पर आपको नए सिरे से खुद को साबित करना होता है। बहुत ऑड्स के खिलाफ आवाज़ें भी उठाई और आज भी उठा रही हूँ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। 15 साल का वक्त आज मीडिया इंडस्ट्री में बीत चुका है, जिसमें से कि मैं लगातार लगभग 1 साल का ब्रेक अगर छोड़ दें, जो कि मैंने दूसरे प्रोफेशन में दिया, तो बाकी 14 साल मैंने न्यूज़ चैनलों में एक एंकर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के पॉलिटिकल डिबेट्स, तरह तरह के अप एंड डाउन, सब कुछ देखा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ अगर मैंने नहीं किया न्यूज़ चैनल जैसे न्यूज़ इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री में होते हुए भी, तो मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री हो या न्यूज़ इंडस्ट्री हो, यहाँ लड़कियाँ तभी सक्सेस पा सकती हैं, तभी वो एंकर बन सकती हैं, तभी वो टीवी पर आ सकती हैं जबकि वो कंप्रोमाइज़ करें, जबकि वो बॉस के चैम्बर में जाकर के बैठें और चाहे वो जिस तरह का प्रोग्राम बनाता हो, जिस तरह के डिसीजन लेता हो, वो ये बोले कि वाह सर क्या बनाया है, वाह सर वो वाला प्रोग्राम तो अमेजिंग था। तो मैंने ऐसी कोई चमचागिरी नहीं की, कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया पिछले 15 सालों में। और मुझे लगता है कि हाँ, इसी वजह से आज जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं उसमें आंख डाल के नज़रें मिलाकर खुद से बात कर सकती हूँ कि हाँ, मैंने इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी छोटी बड़ी जो भी पहचान बनाई, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे इन लॉज सब मेरे आसपास हैं, सब दिल्ली एनसीआर में ही हैं। मैं सबके साथ हूँ और सबका भरोसा मेरे साथ है। ऊपर नीचे होते हैं परिवारों में भी, आपकी लाइफ में भी, आपके करियर में भी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके साथ कौन है, आपके साथ कितने लोग हैं, आपने उनका ट्रस्ट कितना जीता है, ये मायने रखता है। अपने हार्ड वर्क के जरिए अगर आपने सब कुछ हासिल किया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, तो हाँ, आपने अपनी एक पहचान हासिल की है, अपनी एक पहचान वास्तव में बनाई है। तो कहाँ सत्तू पीकर पूरा दिन काटा करती थी, आज उसी अजनबी शहर में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, घर है अपना, कई घर हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, एक छोटी सी ही सही पहचान है, लोगों में विश्वास है। अपने अनुभवों के आधार पर मैं आपको 3 संदेश देना चाहूँगी जो कि मैंने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में सपने सजो रहे हैं आगे बढ़ने के, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिए। पहली चीज़ ये कि अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के, उनको चैलेंज करके, घर छोड़ के जाके करियर बनाने की जगह पर आप उन्हें समझाइए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें बताइए कि आप अपना पैशन अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, किस तरह से आप उसको अचीव करेंगे, आपके पास क्या प्लानिंग है। दूसरी चीज़ ये कि हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि शॉर्टकट करके या फिर स्मार्ट वर्क करके आप हार्ड वर्क को नकार देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तीसरी चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है। आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि किस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं उस फील्ड में हूँ जो कि मेरा पैशन था, जो कि मुझ पर थोपा नहीं गया, मेरी मर्जी थी। और छोटी बड़ी जो भी पहचान मिली है वो मिली है। आगे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत संघर्ष अभी बाकी है और बहुत रास्ते अभी और तय करने हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो उम्मीद है मेरी यात्रा के रास्ते और पड़ाव आपकी यात्रा को भी कामयाब बनाने में छोटी सी ही सही लेकिन कुछ मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।